अरे हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हालांकि 11 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आज और कल हम काफ़ी सारी 2-3 क्लासेस ले लेंगे जिसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आज ये जो हमारा सेशन है ना, ये पहला सेशन है, ठीक है। इसमें मैं आपको कल मॉर्निंग तक 1-2 सेशंस और अपलोड कर दूंगी ताकि आपके मोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं, हालांकि इस क्लास के अंदर ही ना आपके बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और हम बिना देरी किए हुए फास्ट चलेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं कम समय के अंदर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में सीईटी के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। सीईटी है, उसके अलावा आपका ईओ आरओ, उनके लिए भी तो बहुत सारी क्लासेस आपके यहाँ पर इस चैनल पर चलने वाली हैं साइंस के लिए। ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करता है? यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी ये क्लासेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या फिर प्रकाश संश्लेषण। आपको यह बताना है कि कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तो वो कौन से रूल को फॉलो करती है। देखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर 2 रूल्स होते हैं, तो उसमें एक रूल है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण ये कहता है कि जैसे आप यहाँ पर कोई भी आपने रिएक्टेंट लिए ना, जिससे आप कुछ नया बनाने जा रहे हैं, यानी कि अभिकारक, उनका जो द्रव्यमान होगा और जो उससे प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, उन दोनों का जो द्रव्यमान है वो समान रहता है। इसे ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास के अंदर ना हमने बहुत सारे इवन सारे क्वेश्चंस जो है ना वो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ क्लास को ज़रूर देखिएगा, फास्ट निकाल दीजिएगा चाहे, ठीक है। मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम या सिलिकॉन? तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसके अंदर प्लांट जो है वो अपने लिए खाना बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, AgNO3 के विलयन में अगर NaCl का विलयन मिलाते हैं तो कौन से पदार्थ का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी कि कौन सा वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है? ये कहता है कि आपने क्या किया, हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, ठीक है। AgNO3 प्लस कहता है कि अगर आपने इसमें NaCl मिलाया तो आपको किसका अवक्षेप मिलेगा? तो यहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम नाइट्रेट, क्लियर, और आपको मिलेगा आपका AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, इसका आपको मिलेगा PPT यानी कि अवक्षेप मिलेगा, क्लियर। तो राइट आंसर आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दिख रहा है ना ये कला? चलिए, जंग का रासायनिक सूत्र बता दीजिएगा। जंग यानी कि जो रस्टिंग होता है, रस्टिंग का फॉर्मूला बताना है। रस्टिंग का फॉर्मूला बता दीजिएगा कि क्या फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, जब भी आप आयरन लोहे की चीज़ को एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो वहाँ पे उपस्थित जो नमी है पानी के साथ वो रिएक्शन करेगा और क्या बना देता है? फेरिक ऑक्साइड बना देता है। और यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। अब पानी के कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, क्योंकि पानी की प्रेजेंस में ही आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो क्या बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। साथ में कुछ एक्स का मतलब कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अमोनिया का अणुसूत्र NH3 है। हम जानते हैं अमोनिया यानी कि NH3 कहता है इसकी संरचना में कितने बॉन्ड होते हैं, यानी कि आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि ये आपके पास क्या है? अमोनिया, और अमोनिया में कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अमोनिया है ना ये आता है नंबर 7 पे। तो आप जब इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 और 5, यानी कि इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाएगा। तो इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, यानी कि इसकी जो कोवैलेंसी है वो कितनी है? 3 है। इसी वजह से 3 इसके साथ जुड़ सकते हैं,
यानी कि शेयरिंग करते हैं। अब यहाँ पे अमोनिया जो है ना, अमोनिया और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं, दोनों ही कैसे हैं, नॉन मेटल है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो है सहसंयोजी बंध, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा। तो आप देख रहे हैं तीनों ही क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तीनों ही क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तीनों ही सिंगल बॉन्ड है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक तो होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसे आप कहते हैं एल्केन। तो ये तो है आपका सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। अगर आप यहाँ पर अनसैचुरेटेड की बात करते हैं यानी कि असंतृप्त की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपके दो आते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। समझे? ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है संतृप्त, तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एल्कीन, एल्काइन। साथ में हम यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो रहा है, इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर ऑप्शन ब्यूटेन जो कि एल्केन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ये तो आपका एक एल्कोहल ग्रुप है, नहीं होगा। तो आपका जो ए नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोकार्बन की संरचना में कौन से दो तत्व होते हैं? नाम से समझ आइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है ना जो आप नाम से समझ सकते हैं। एक तो आपको ऐसे परेशान नहीं होना है कि साइंस है हमें आती नहीं है, सब हो जाएगा सब, ठीक है। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, आपको कोई पीएचडी वगैरह या आपको 12th लेवल तक का भी नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको 10वीं यानी कि आपका 10th लेवल तक की ही आपकी साइंस आती है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 11th 12th में आपकी जो स्ट्रीम है वो चेंज हो जाती है। तो 10th लेवल तक की आपको साइंस करनी है जो आपने 10th में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस बनेंगे, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आप इन क्वेश्चंस को करें, आप बेफिक्र होकर जाइए, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर? साथ में हम यहाँ पे ना आसपास के क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाई चांस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर इसके आसपास से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से समझते हैं क्या, दो चीजें हैं, हाइड्रोजन कार्बन। हाइड्रोजन कार्बन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समस्थानिकों में किन परमाणविक कणों की भिन्नता पाई जाती है? जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। समस्थानिक क्या होते हैं, यानी कि आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप क्या होते हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। आइसोटोप, आइसोटोप यानी कि समस्थानिक मतलब जगह सेम है। आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जगह सेम है। जगह सेम का मतलब क्या है कि जो परमाणु संख्या है, जो परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक जो है ये सेम होगा। आपका यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या जो है वो सेम होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये सेम होगी। डिफरेंट क्या होगा, अलग डिफरेंट क्या होगा, तो डिफरेंट आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंट इसके अंदर होगा न्यूट्रॉन और इसमें होगा मास। ये दोनों डिफरेंट होंगे, ये क्या होंगे, सेम होंगे, उसे आप कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो आंसर आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्लियर? अब यहाँ से ना कुछ बातें ध्यान रखिएगा, जैसे कि समभारिक। अब देखो जिसके सामने आगे सम है ना वो है समान, जैसे समभारिक यानी कि भार समान है बाकी अलग अलग हैं, ठीक है। अब जैसे कि सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान है बाकी अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक यानी कि नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम जानते हैं रदरफोर्ड ने एक अल्फा कण यानी कि अल्फा कण एक पार्टिकल स्कैटरिंग एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने बहुत सारे अल्फा कणों की बौछार करवाई थी और उसमें ये देखा गया था कि जो सेंटर से जो भी अल्फा कण गुजरता है ना वो वापस आ जाता है। तो इसने बोला कि ज़रूर ज़रूर क्या है कि इस नाभिक के बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसने बताया
कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो एक जगह पे ही केंद्रित है, उसे ही इसने बोला नाभिक बोला था। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केंद्रक यानी नाभिक की खोज करी थी, और नाभिक कैसा है, धनावेशित है। नाभिक कैसा है, धनावेशित है, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट, अब यहां पे ना ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ईंट पग नाचे, ईंट पग नाचे, ठीक है। ई से आपका इलेक्ट्रॉन का याद रखिएगा, यहां पे थॉमसन, क्लियर। यहां से पी से प्रोटॉन का याद रखिएगा, गोल्डस्टीन। एंड आपका यहां से नाचे से न्यूट्रॉन का आपका होगा चैडविक। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने। अगर आपके पास प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है, अगर आपके पास रदरफोर्ड है, तो आप अपना आंसर रदरफोर्ड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, फास्ट चल रहे हैं ताकि कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं। द्विधनावेशित हीलियम 2He4 आयन को क्या कहा जाता है, अल्फा कण, बीटा, गामा, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास ये क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा अल्फा कण। हालांकि हम इसको अल्फा कण क्यों कहते हैं, जो अल्फा पार्टिकल है ना उसके ऊपर जो आवेश है वो कितना है, सॉरी उसका जो मास है ना वो कितना है, वो 4 ही है। पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी वजह से ये इसके बराबर ही होता है जितना हीलियम का पार्टिकल होता है। इसी वजह से हमने इसको कंपैरिजन करके बोला कि जो अल्फा कण है वो हीलियम के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब बाकी जो अल्फा, बीटा, गामा किरणें ये सब जो है ये आपके रेडियो एक्टिव किरणें हैं। और गामा किरण जो है, गामा किरण खुद भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। गैल्वेनाइजेशन, यशद लेपन में धातु पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, चांदी, पेंट, जस्ता, सोना। गैल्वेनाइजेशन क्या है, ये वो तरीका है जिससे आप ना लोहे को जंग से लगने के लिए बचाते हैं, ताकि लोहा जो है वो जंग नहीं पकड़े, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, जस्ते की परत चढ़ाते हैं। उस जस्ते की परत यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और उसे ही गैल्वेनाइजेशन या फिर यशद लेपन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश है फोटोसिंथेसिस, पहले भी बात करी है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जिसमें पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। हम जो CO2 देते हैं, पानी लेंगे जड़ों से, तो CO2 और पानी मिलकर क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, और साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है जो हम लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो आपको पूछा गया है कि उसके अंदर सूर्य जरूरी है ना, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है वो सूर्य की प्रेजेंस में ही होता है। तो अब सूर्य क्या हुआ, जिसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो वो कैसा हुआ, वो होता है कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या काम करता है, जो किसी रिएक्शन को या तो तेज कर देगा या धीमा कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, तेज कर देता है। राइट आंसर आपका होगा, इसे आप कहते हैं कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से संयोजी ऊतक का उदाहरण है, अस्थि यानी कि बोन, कार्टिलेज, ब्लड, या फिर सभी। संयोजी ऊतक क्या है, ऊतक यानी कि टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं, सेम सेल से मिलकर बहुत सारी सेल्स जब आपस में मिलती हैं तो उसी से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, यानी कि ऊतक बनते हैं। तो अगर सेम सेल्स मिलेंगी तो क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। और ऐसे ऊतक जो अंगों को जोड़ने का काम करते हैं, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, उसे ही आप कहते हैं संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो अस्थि, हड्डियां आपके पूरे बॉडी में जुड़ी होती हैं और पूरे बॉडी को जोड़ने का काम करती हैं। उपास्थि हड्डी का ही छोटा फॉर्म है जो थोड़ी लचीली होती है, सॉफ्ट होती है। रक्त ये आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, सभी अंगों को जोड़ता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। राइट आंसर होगा आपका डी नंबर ऑप्शन, सारे ही कैसे हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है, एक्सॉन, डेंड्राइट, सिनेप्स, या सिनेप्टिक विदर। जल्दी से बताएं।
यस, इसका जो राइट आंसर है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। यानी कि जो स्पेस बनता है, जो जगह होती है, उसे आप क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और दो सिनेप्स के बीच को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक विदा कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी डेड सेल्स हैं? चालनी कोशिका, चालनी नलिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा या फिर फ्लोएम रेशे। मृत कोशिकाएं बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्लोएम रेशे जो हैं आपके, वो कैसे हैं, वो है डेड सेल्स। ठीक है, वो क्या है, मृत कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट, इनमें से उत्तक कौन सा है? यकृत यानी कि लीवर, ब्लड, पेनक्रियाटिक या स्टमक। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से ध्यान रखिएगा कि सेल होती हैं, सेल्स जब आपस में मिलती हैं तो टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, यानी कि अंग बनाते हैं। जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब सिस्टम मिलते हैं बहुत सारे, तो एक बॉडी का निर्माण होता है, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा कि लीवर जो है, अग्नाशय, अमाशय, ये सब तो अंग हैं जो कि टिश्यू से मिलकर बने हैं। आपसे पूछा है टिश्यू कौन सा है, तो टिश्यू आपका रहेगा बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। रुधिर जो है वो एक टिश्यू है। नेक्स्ट, ओसीन नामक प्रोटीन जो है वो कहां पर पाया जाता है? कार्टिलेज, उपास्थि, ब्लड में, अस्थि में या इनमें से कोई नहीं। ओसीन नामक जो प्रोटीन है वो कहां पर पाया जाता है? चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन, अस्थि, यानी कि जो हड्डी में जो पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसे आप कहते हैं ओसीन प्रोटीन। उसे क्या कहते हैं? ओसीन प्रोटीन कहते हैं। और ब्लड में तो वैसे ही प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में तो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? एक्सॉन, न्यूरॉन, सेल बॉडी या डेंड्राइट्स। जल्दी से बताइएगा। तंत्रिका उत्तक यानी कि जो तंत्रिका है उसका एक बेसिक यूनिट पूछा है, और उसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, न्यूरॉन। और जो एक्सॉन है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, ये सभी न्यूरॉन के ही पार्ट हैं, ये सभी न्यूरॉन के ही भाग हैं। लगभग न्यूरॉन जो है ये आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है। एक न्यूरॉन जो है वो लगभग 1 मीटर की होती है, आपके पूरे बॉडी में फैली हुई होती है, और आपके बॉडी में, आपके ब्रेन से आपके पूरे अंगों तक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। जल्दी से बताइएगा। तरल भाग, रुधिर का 2 पार्ट है, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सेल्स। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सेल्स। तो सेल्स में आपका है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड है आपकी प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन वगैरह हैं, और ये कितना होता है? लगभग 55% होता है, और ये होता है 45%। और ये कैसा होता है? लिक्विड पार्ट होता है। राइट आंसर आपका होगा डी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, वायु उत्तक। वायु उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? वायु उत्तक एक ऐसा उत्तक जो है जो कि वायु में रहेगा। तो ये उत्तक कहाँ पाया जाता है, किसमें काम करता है? उत्प्लावन यानी कि बायंसी, प्रकाश संश्लेषण, संचरण या फिर रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखिएगा, वायु उत्तक जो है ये जो ऐसे पौधे जो जलीय पादप होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे ना जलीय पादप जो हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। तो ये जो वायु उत्तक है ना, ये उनको तैरने में सहायता करता है। अब उत्प्लावन बल क्या होता है? जो पर्टिकुलर आपको सहायता करे पानी में तैरने का, मतलब पानी में तैरने में सहायता करे, उसे आप बोलते हैं बायंसी फोर्स। तो ये जो वायु उत्तक है इसका मुख्य काम होता है उत्प्लावन बल को मैनेज करना, यानी कि पौधों को पानी में तैरने में सहायता करना। क्लियर? नेक्स्ट, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफजी बेंटिंग ने, श्लाइडेन-श्वान ने, मेंडल और डी ब्रीज। तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो है यानी कि आपकी बॉडी में जब भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तब इसको बोलते हैं डायबिटीज। तो उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम होता है इंसुलिन का। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, तो डायबिटीज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हार्मोन है ना, इसको हमने इजाद किया था, और किसने आविष्कार किया था? तो ध्यान रखना है एफजी बेंटिंग ने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर? नेक्स्ट देखो,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, पेनक्रियास, स्टमक या फिर थायराइड ग्लैंड? सारी ही ग्रंथियां हैं। अमाशय के अंदर भी आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो पाचन में सहायता करती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी है। दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी। तो ओवरऑल बात करें ना तो लीवर जो है ये आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों में ही सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर? और थायराइड जो है ये अंतःस्रावी में, अंतःस्रावी समझते हैं ना, यानी कि जो एंडोक्राइन है उसमें ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अवटु यानी कि थायराइड ग्लैंड है। क्लियर? अग्नाशय जो है ये आपकी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों ही टाइप की ग्लैंड है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन, आयरन, कॉपर, कैल्शियम। थायरॉक्सिन जो है ये आपके गले में पाई जाती है, जो आपकी मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो गॉइटर या गेंगा हो जाता है, क्योंकि आयोडीन के इस हार्मोन के अंदर क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। अगर ये हार्मोन कम हो गया है तो आपकी बॉडी में आयोडीन का लेवल भी कम हो जाएगा। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी को हम कहते हैं, इस कमी को बोला जाता है घेंगा रोग, यानी कि इसे आप गॉइटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इथाइलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर जिब्रेलिन? ये जो हार्मोन है ये प्लांट हार्मोन है जो पादपों की कुछ ग्रोथ के लिए, कुछ कोशिका विभाजन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो पूछा गया है कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इथाइलिन या इसको एथिलीन भी कहते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर जिब्रेलिन? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा एथिलीन या इथाइलिन। ये जो है ये जो हार्मोन है ये पौधों को जल्दी पकने में सहायता करता है, और इसी वजह से बाहर से भी कई बार जैसे कि कच्चे फल हैं तो उनमें इथाइलिन का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से फल जल्दी पक जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये एक गैसीय अवस्था में होता है। आपका ए नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कार्बन प्लस, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कार्बन और इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? CO2 बनता है, और 94 जो कैलोरी है वो बाहर निकल जाती है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहाँ पे देखिएगा कार्बन जो है वो क्या काम कर रहा है? जलने का काम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? कोई भी कार्बन फ्यूल क्या करेगा? जलेगा। तो ध्यान रखिएगा CO2 बन रहा है और कैलोरी या एनर्जी हीट जो है बाहर निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है उसे आप कहते हैं एक्सोथर्मी, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर वही कोई यहाँ पे हीट गेन होती तो आप उसे कहते एंडोथर्मी कहते। क्लियर? नेक्स्ट, उत्प्रेरक क्या है? कैटलिस्ट क्या है? अभिक्रिया के समय को परिवर्तित कर दे, अभिकर्मक की दिशा में रहता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता पर उसे तेज और मंद कर देता है, अभिक्रिया का मार्गदर्शन करता है। कैटलिस्ट क्या है? सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग की बात करें तो यही डेफिनेशन थी कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को तेज कर देते हैं। बट हाल फिलहाल कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया को धीमा और तेज, यानी कि मंद और तेज कर सकते हैं। ये उनमें पावर होती है और खुद चेंज नहीं होंगे, सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बदल देंगे। अगर वेग बदल जाता है तो समय भी कम लगेगा। तो ये सारी चीजें रहती हैं, समय भी परिवर्तित होगा। तो राइट आंसर आपका है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है पर उसे तेज और मंद कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वॉटसन और क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, बीटल और टैटम ने और मॉर्गन ने। जल्दी से बताइएगा कि एक जीन एक एंजाइम, तो ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ये दिया था बीटल और टैटम के द्वारा दिया गया था। क्लियर? अब वॉटसन और क्रिक की बात करेंगे तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, जो डबल यानी कि द्विकुंडलित संरचना वाला जो मॉडल है वो किसने दिया था? वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल। क्लियर? हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था, और आपका ये जो मॉर्गन है इन्होंने क्रोमोसोम
यानी कि गुणसूत्र प्रिंसिपल या इसका जो सिद्धांत है वो दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख लिए हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, यानी कि जो डीएनए है वो द्विकुंडलित संरचना में पाया जाता है, एक सर्पिलाकार में। और हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। मॉर्गन ने गुणसूत्र का सिद्धांत दिया था, और एक जिन एक एंजाइम जो सिद्धांत है वो बीडल और टैटम ने दिया था। क्लियर। नेक्स्ट देखें, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर किस गैस को भर देते हैं। हमें ये चाहिए कि आपका जो फूड है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो, वो ऑक्सीडेशन नहीं करे। अगर किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन हो जाता है यानी कि वो ख़राब हो जाती है, तो ये ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं जो वसा और तेल वाली चीज़ें हैं। तो चिप्स क्या है, ऑयली चीज़ है। तो इसमें जो चिप्स बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। और नाइट्रोजन कैसी होती है, अक्रिय गैस होती है। इस वजह से वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और इसी वजह से जो चिप्स हैं, ये सब जो नमकीन है, वो काफ़ी समय तक सेफ रहते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, FeCl3 क्या कहता है, FeCl3 का किस में कन्वर्ट होना है, FeCl2, यानी कि फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में चेंज होना। ये कौन सी अभिक्रिया है, क्या ये ऑक्सीडेशन है, क्या रिडक्शन है, डिकम्पोजिशन है, या कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम जानते हैं कि या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो मैंने आपको बताया था या तो ऑक्सीजन जुड़े या उसकी बहनें जुड़े। फिर कल बाहर आई NPS, कल में क्या था, क्लोरीन था। तो यहाँ पे क्लोरीन 3 थे और यहाँ पे 2 हो रहे हैं, यानी क्लोरीन घट रहा है, यानी कि क्लोरीन बाहर निकल रहा है। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, या उसकी जो भी मैंने बहनें बताई थी, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, अगर वो बाहर निकलती हैं तो उसे भी क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिनका एग्जाम लेट है, अगर जिनका एग्जाम कल परसों में ही है, 1-2 दिनों में ही है, तो वो तो सिर्फ क्वेश्चंस देख ले। और जिनका एग्जाम थोड़ा दूर है तो प्लीज़ इनसे रिलेटेड ना मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं, तो आप उन टॉपिक्स को देख लीजिएगा ताकि आपकी जो तैयारी है वो हो जाए अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 1H2 किसका प्रतीक है, हमें दिख तो रहा है हाइड्रोजन, ये शायद हाइड्रोजन की ही बात कर रहा है। हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है। 1H1 को हम कहते हैं प्रोटियम, या इसे ही हम लोग हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसे आप कहते हैं ड्यूटीरियम, इसे आप क्या कहते हैं, ड्यूटीरियम कहते हैं। और थर्ड है आपका ट्राइटियम, थर्ड क्या है, इसे आप कहते हैं ट्राइटियम कहते हैं। और ये कैसा है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की इसके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। क्या पूछा है, 1H2, तो ये क्या है, ड्यूटीरियम। इसका इस्तेमाल हैवी वाटर बनाने में किया जाता है। भारी जल में किसका इस्तेमाल होता है, इसी ड्यूटीरियम का इस्तेमाल होता है। क्लियर। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता होगी 7, 2, 3, 1। जल्दी से बताइएगा। अब देखिएगा बाह्यतम कोश में कितने बोल रहा है, 7। हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल हम लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने हैं, 7। और ये 7 क्या है, ये आपके बाह्यतम कक्षा है, यानी कि आउटर सेल है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर इसको 1 मिल जाएगा तो इसकी कोवैलेंसी, इसकी जो संयोजकता है, या सॉरी इसका जो ऑक्टेट है पूरा हो जाएगा। तो इसको कितने की ज़रूरत है, इसको 1 की ज़रूरत है। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो कोवैलेंसी है, संयोजकता है, वो कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया है, आपके पास है 20 कैल्शियम 40। ये होता है किसी भी एलिमेंट को लिखने का तरीका। आपसे पूछा गया है कि अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये तो इसका है एटॉमिक नंबर, इसके अंदर प्रोटॉन भी इतने हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी इतने हैं। ऊपर जो है ये दर्शाता है मास को, यानी कि एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। और इसका जो डिफरेंस होता है 40 - 20, ये बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या के। तो आपसे पूछा गया है कैल्शियम का द्रव्यमान 40 है, बिल्कुल सही। परमाणु संख्या 20 है, बिल्कुल सही। न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, बिल्कुल सही। तो कहता है तीनों ही सही है। हाँ जी, बिल्कुल तीनों ही सही हैं। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट, न्यूक्लियॉन नाम किसके लिए है? न्यूक्लियॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक्स कण, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, आपसे पूछा गया था न्यूक्लियॉन। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में नहीं पाया जाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। ठीक है, मैंने आपको बताया था 1H1, इसे आप कहते हैं हाइड्रोजन। प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, परंतु जब आप यहाँ पे इसके मास में से जब आप प्रोटॉन माइनस करेंगे तो बराबर क्या आता है? न्यूट्रॉन आता है। बराबर क्या आता है? न्यूट्रॉन। 1 - 1 बराबर 0। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना है? 0 है। तो क्या नहीं पाया जाता है? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऐसे बहुत बार ये भी पूछा जाता है किसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है? आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। अगर आपके पास ऑप्शन में हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन में होगा प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम को ही हम कहते हैं हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्न में से कहाँ पे कार्टिलेज नहीं पाई जाती है? कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। छोटी छोटी सी कमजोर सी हड्डियां होती हैं तो उसे ही बोला जाता है कार्टिलेज। तो कहाँ पे? नोज में तो हमारे यहाँ पे होती है कार्टिलेज। आपने देखा ना, ये हिस्सा थोड़ा सा कमजोर होता है। ईयर के अंदर भी होती है, ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर कार्टिलेज है। लैरिंग्स यानी कि आपका जो वोकल कॉर्ड है इसके अंदर भी कार्टिलेज होती है, परंतु किडनी जो है ना इसके अंदर कार्टिलेज नहीं होती हैं। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर मिलान करना है, ए पार्ट को बी से मिलान करना है। यहाँ पे देखिएगा, पहला है 17Cl35 और 17Cl37, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है परंतु यहाँ पे एटॉमिक मास अलग अलग है। तो जब अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं समस्थानिक। हम इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक, यानी कि एक का क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20 हमने देखा, परंतु इनका जो मास है वो कितना है? 40। मास अगर सेम हो यानी कि भार अगर सेम होता है तो उसे आप क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। यानी कि बी का क्या होगा? ए होगा। बी का क्या होगा? ए होगा। ठीक है, सी है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। बिल्कुल, अब यहाँ पे जितने परमाणु संख्या होगी उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 का होगा डी। और द्रव्यमान संख्या, ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप जोड़ देंगे उसे ही कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। तो 4th का क्या होगा? बी होगा। CADB। CADB आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा किस ऊतक में एकत्रित होती है? कल जो क्लास है ना वो हम लोग लाइव लेने का सोच रहे हैं, देखते हैं जैसे भी आप लोगों का रिस्पांस होगा। कल हम लोग जो सेशन है वो लोग कल हम ना लाइव सेशंस ले लेंगे। ठीक है, एडिपोज टिश्यू, बोन, कार्टिलेज या फिर आपका स्तंभाकार एपिथेलियम। तो बताना है कि निम्न में से वसा किस ऊतक में एकत्रित होती है। आपकी बॉडी में अगर वसा बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो वो स्टोर हो जाती है। जैसे अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वैसे ही अगर आपकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। इसे हिंदी में ना वसीय ऊतक भी कहते हैं। अगर हिंदी में ही आपको नाम दिया होता तो आप बहुत आसानी से कर लेते ना। तो एग्जामिनर भी तो बहुत तेज़ है, थोड़ा आपको सारे ऐसे सेम ऐसे इजी से दे देगा। नहीं, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाना कौन सी अभिक्रिया है? एथेनॉल से, एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। अब यहाँ से पूछा गया है कि आपको क्या बताना, आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है यहाँ पे CH3COOH, आपको बनाना है एसिटिक एसिड। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन होगी? कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पे एक ही O है और यहाँ पे 2 O है। तो ध्यान रखिएगा, हम जब इसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? एसिटिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल बन जाएगा। तो हमने क्या जोड़ा है? ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ते
हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कार्बन का वो अपरूप जिसका उपयोग स्नेहक लुब्रिकेंट की फॉर्म में किया जाता है उसे हम कहते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन या फिर कोक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसे हम कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत ही स्मूथ और चिकना होता है, जिसकी पेंसिल की नोक ब्लैक सी होती है वो ग्रेफाइट ही होता है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने की वजह से हम इसके चूरे का यानी कि इसका उपयोग जो है वो हम लुब्रिकेंट की फॉर्म में करते हैं। जैसे ग्रीस होता है ना, मशीनों में लगाएंगे तो मशीनें फुल तेज़ी के साथ दौड़ती हैं, अच्छे से स्मूथली वर्क करती हैं, वैसे ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें एक और आता है जिसका नाम है ग्रेफीन। इसका नाम क्या है, ग्रेफीन है। ये तो होता है नेचुरली कठोर जो आपका डायमंड है, और ये है आर्टिफिशियली कठोर। ये तीनों ही क्या, ये तीनों चारों ही क्या हैं, तो ये चारों ही हैं आपके कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। कौन से हैं, क्रिस्टलीय अपरूप है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, फिक्स होता है, एक निश्चित आकार होता है। जबकि कोक है, कार्बन है, कोयला है, चारकोल है, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय है, क्योंकि का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इन सभी का निश्चित आकार है, निश्चित संरचना है, तो इसी वजह से ये क्या है, क्रिस्टलीय अपरूप की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फुलरेन की बात करते हैं, C60 जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल फुलरेन माना जाता है। क्लियर। तो आज की डेट में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनका कुछ भला हो जाए। और मिलेंगे हम लोग जल्दी ही। कल की डेट में मैं कोशिश करूँगी 2-3 सेशंस बना दूँ ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।